नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। लोकसभा के हालिया चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष को जो सीटें मिली हैं, जो संख्या बल है, उसे लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी निरंतर तंज कसते हैं। कांग्रेस और विपक्ष का उपहास उड़ाते हैं, लेकिन विपक्ष इस बार बेहद ताकतवर है, मजबूत है। यह बात न केवल मोदी बल्कि पूरी की पूरी उनकी टीम भी जान रही है और उनका अलायंस भी जान रहा है। अब जो इंडिया अलायंस है, वो जो मूव निरंतर बना रहा है, वो मूव ऐसे है कि बेचैनी तो निरंतर वो सत्तारूढ़ दल, उसके खेमे साहेब और जो भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना चाणक्य कहा करती थी, अब आजकल तो थोड़ा बंद है, जब से ये नंबर गेम सामने आया है उसके बाद से वो बात नहीं उछल रही है कि चाणक्य ने क्या कुछ किया, क्योंकि 240 सीटों पर आकर टिकी है बीजेपी और जैसे तैसे सत्ता उसने पाई है। तो अब जो मैं जिस मूव की बात कर रहा हूं, कांग्रेस जो मूव बना रही है, जो कर रही है, उसने खलबली और बेचैनी तो पैदा की, और खासकर जो कांग्रेस के मूव हैं वो बहुत ज्यादा बेचैन कर रहे हैं साहब और उनकी टीम को, बीजेपी को, एनडीए को। जो लेटेस्ट मूव है, आज हम उसी पे बात करेंगे। वो है वायनाड वाला जो मूव हुआ है कि राहुल गांधी ने इस्तीफा देने का ऐलान उनका हुआ है और साथ साथ प्रियंका गांधी को वहां से उतारने की बात हुई है। तो वो एक महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस का माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बहुत तकलीफ वायनाड में आने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और सफलता मिलने के बाद संसद में भाई बहन मिलकर शायद 1 और 1 11 हो जाए, और जो पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव का प्रचार रहा है, उस प्रचार में जो प्रियंका गांधी की धार रही है, उसने भारतीय जनता पार्टी का बहुत बंटाधार किया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिन्हा साहब जुड़े हैं, हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनोरमा जी जुड़ी हैं, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, एक सीनियर लीडर और बेबाक राय प्रकट करने वाले अशोक यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अभी हमारे मेहमान और भी जुड़ेंगे। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और मैं चर्चा शुरुआत करने के पहले यही अपने दर्शकों को स्मरण कराना चाहूंगा कि आप ये जो हमारा पैनल है, इससे बिग हैं, पूरी तरीके से इनको सुनते रहे हैं, जानते हैं। लगातार ये लोग हमारे 4 पीएम के जो शोज होते हैं उसमें आप लोग आते हैं और निरंतर अपनी बेबाक राय प्रकट करते हैं। मैं शुरुआत सर अनिल सर आपसे करना चाहूंगा कि जो प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू, और बड़ा एक ऐसे मौके पर है जब शायद लगता है कि ये बहुत देर हुई है, हालांकि बहुत विलंब से अब वो चुनावी राजनीति में उतर रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा हम कहे या मान सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया अनिल सर आपकी। नहीं नहीं, देखिए देर नहीं, मुझको लग रहा है कि रियल टाइम, मतलब यही टाइमिंग सही है। टाइमिंग सही है क्या कि एक तो जो देश में बनी है जो परिस्थितियां, उसमें उन्होंने एक रोल निभाने के बाद एक वर्कर, एक डेडिकेटेड वर्कर और मतलब ठीक से, मतलब समझदार राजनेता के रूप में उन्होंने अपने को एस्टेब्लिश किया। अब वो जा रही हैं कहीं, मतलब चुनाव लड़ने के लिए। तो ये एक सही टाइमिंग है, इसीलिए कि वो अब अपनी हैसियत से, मतलब ये अब है कि गांधी परिवार की वजह से उनको दे दिया गया टिकट, या गांधी वहाँ जो उनके चाटुकार जो दरबारी हैं वो उन्होंने मांग की कि भाई प्रियंका को, तो मांग कर रहे हैं। आज हमको लग रहा है क्या कि 15 साल 20 साल हो गया, या 15 साल तो कम से कम हो ही गया कि प्रियंका को लाया जाए, कि राहुल को लाया जाए, राहुल प्रियंका लाओ करके। हमको याद आता है क्या कि कुछ ये भी बैनर उनर भी उन्होंने चलाया था, मतलब लेकर के प्ले कार्ड्स वगैरह घूम रहे थे। तो वो अगर आता तो वो प्री मैच्योर होता, वो पहले आ जाती, और उस समय तक उनके बारे में था कि बेहतर बोलती हैं, इंदिरा गांधी की जैसी लगती हैं, ये सब वजहों से आती। लेकिन अब जो उनका पदार्पण हुआ है, वो एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपनी अपनी ये को, मतलब जो हैसियत है उसको दिखा दी, और उससे वो इस तरह से आई हैं। दूसरा है क्या कि बहुत क्रूशियल इलेक्शंस थे इस बार, रायबरेली और अमेठी के। हम लोगों को तो लगता ये था कि कहीं उन्होंने जो
बल्कि मैंने तो जो पहली प्रतिक्रिया आई थी जब उन्होंने तय किया कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे और यहाँ से अमेठी से केएल शर्मा, तो मैंने कहा था कि ये गलत डिसीजन है। और बल्कि मतलब ये इस तरह की प्रतिक्रिया मेरे मन में आई थी। लेकिन अब मुझको लग रहा है क्या कि एक सही डिसीजन था, और उन्होंने उस पूरे दोनों कंस्टिट्यूएंसी को जिस तरह से संभाला, मीडिया को जिस तरह से फेस किया, मुझको लग रहा है कि अभी अगर अगर कांग्रेस में कोई ऐसा आदमी है जो मीडिया से इंटरेक्ट कर सकता है और उसी की भाषा में उसको जवाब दे सकता है, तो वो है ये प्रियंका गांधी। मैंने उनके इंटरव्यूज देखे राजदीप सरदेसाई के सामने और ये सब, तो उस समय में दिखाई देता है कि कितना एक तो मैच्योर है और बहुत आसानी से किसी को ये कर सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। तो ये जो पॉलिटिकल उनका जो डेवलपमेंट, मतलब पॉलिटिकल लीडर के रूप में जो जिस तरह से वो अपने को ग्रूम मतलब बढ़ाई है, जिस तरह से बनी है, उस समय के लिए बेहतर है। और दूसरा एक जो राजनीतिक हिसाब से भी मैं देखता हूँ तो मुझको लगता है कि ये सही कदम था, क्योंकि वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को, जैसा राहुल गांधी ने कहा भी कि उनको मुश्किल वक्त में उनको मौका दिया और उनके साथ खड़े रहे। और वो अब अगर वो दूसरा कोई अगर वहां जाता तो उन लोगों को ऐसा लगता जैसे कि उनको छोड़ दिया गया और उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब है क्या कि दोनों में लोग फर्क नहीं करेंगे और उनको एक बेहतर लीडर मिल गया। वो सही कहा राहुल गांधी ने कि दोनों उपलब्ध रहेंगे दोनों जगह के लिए, तो ये मुझको लग रहा है कि राइट डिसीजन है। दूसरा है क्या कि संसद के हिसाब से भी राहुल गांधी से बेहतर वो साबित होंगी संसद में, और समय भी ज्यादा दे सकती है और अलर्ट भी बहुत है। राहुल गांधी कई बार ऐसा मतलब लगता है कि उतना ज्यादा सच ये नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, कुछ मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कई वजहों से। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी पर्सनैलिटी में कई तरह की चीजें आती है, इससे आप कम और ये मतलब ऊंचे नहीं हो जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अपना अपना आपका टेम्परामेंट होता है। सवाल ये उठता है कि आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, या जो आपका व्यवहार है, वो अंततः जो लोकतंत्र है और देश का जो कि मतलब देश के लिए कितना उपयोगी है। तो उसमें राहुल गांधी बहुत उपयोगी है। लेकिन जो डे टू डे जिस तरह से वहाँ जिस तरह से संसद में ये करना है, तो उसमें एक एडेड एडवांटेज जिसको आप कहते हैं कि कांग्रेस को एक बेहतर सांसद भी मिलेगा, ऐसा मतलब मिलेगी, ऐसा उम्मीद हम आप कर सकते हैं। और ये एक बेहतर निर्णय है। मुझको लग रहा है क्या कि आपने जो 1 और 11 वाली बात कही उसमें काफी कुछ सच्चाई है। एक अच्छा मूव है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जब वहां से फतह हो जाएंगी और जब संसद में पहुंचेंगी तो और एक 11 वाले हालात बनेंगे, और निश्चित तौर पर ना केवल कांग्रेस बल्कि पूरे का पूरा इंडिया अलायंस है उसके लिए शायद और मुफीद माहौल कम से कम संसद के भीतर हो जाएगा। अशोक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपका इसलिए आऊंगा कि उत्तर प्रदेश हो रहा, पहले मैं दिनेश कुंवर साहब का स्वागत करूंगा। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ गए दिनेश सर। शानदार बातें होती हैं उनकी ओर से भी, शानदार और बेबाक टिप्पणियां आपकी भी होती हैं, स्वागत आपका। तो दिनेश सर, जो यूपी है, सत्ता का जो गलियारा हम कहते थे, और सत्ता के गलियारे में यदि सेंध लगाने में सफलता मिली है इंडिया अलायंस को, उसमें बेशक जो कौशल रहा वो रहा कहीं अखिलेश यादव, लेकिन साथ साथ कांग्रेस का जो साथ मिला, और उसके अलावा प्रियंका गांधी का जो अंदाज, या जो एक पूरा का पूरा उन्होंने इसमें मैच्योरिटी की जो अभी अनिल सर बात कर रहे थे, तो ओवरऑल पर आपकी टिप्पणी, और ये 1 और 11 और वायनाड उनको भेजा जाना, सब पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अशोक सर? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी अनिल जी को बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सदे हुए बैलेंस्ड आदमी है दिनेश जी, मनीषा जी और सब लोगों को मेरा सबसे पहले नमस्कार। मैं प्रियंका गांधी की एंट्रेंस को बहुत जिसे मौजूद सियासत कहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं बेबाक अगर होके कहूं तो वो जो होता है ना कि नजर के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते। क्या बात है। प्रियंका गांधी ने जो नरेंद्र मोदी को जवाब दिए थे
वो ऐतिहासिक जवाब दिए और मंगलसूत्र का जवाब उनके मुंह से अच्छा लगा, बिल्कुल, मुजरे का जवाब उनके मुंह से अच्छा लगा। जो महिला की गरिमा होती है, वो जो इश्यूज थे, वो उन्हीं को जवाब देना चाहिए था। और मुझे खुशी है, मैं अनिल जी की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने इतने इमोशनल इश्यूज उठाए हैं। और ये भी बात मैं साफ सफाई के तौर पर कहना चाहता हूं, महिला जब इमोशनल इश्यूज उठाती हैं, हमने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहुत बहुत बड़ी स्पीकर्स देखी हैं, मिसेस गांधी से लेकर सबका नाम, तारकेश्वरी सिन्हा से लेकर बहुत लोग हैं, नाम लेंगे तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, सुषमा स्वराज जी भी हैं। उन प्रियंका गांधी का सिलेक्शन बहुत वाइज सिलेक्शन है। और मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसको ऐसे भी कहना चाहूं कि आंख शीशे की तो पत्थर का जिगर रखते हैं, आंख शीशे की तो पत्थर का जिगर रखते हैं। हम जमाने में अलग फिक्र नजर रखते हैं। कुछ लोग बड़े शौक से ताकत के परशतार बने, हम तो ताकत से बगावत का हुनर रखते हैं। जिसके पत्तों से दुआओं की हवा आती हो, घर के आंगन में हम ऐसा शजर रखते हैं। मैं उन्हीं पुरखों का वारिस हूं जो ये कहते थे, जान जाए कि रहे आन मगर रखते हैं, अगली नस्लों के लिए काम आए जो लोग, हम अपनी सियासत में ऐसा हुनर रखते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। तो उनका सिलेक्शन बहुत वाजिब है। और उनकी तरीके से देखिए, हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, अनिल सिन्हा साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, बहुत काबिलियत पर नहीं जाती है, इमोशन पर जाती है, बहुत टेक्निकलिटीज पे नहीं जाती है पब्लिक। हम लोग भी बिल्कुल गांव की पगडंडियों से सियासत, में तो पहले मैंने बताया ना, मैं तो पहले ही चुनाव मुलायम सिंह जी के खिलाफ लड़ा था और उस फिर इंडिपेंडेंट एमएलए हुआ, मिनिस्टर हुआ बीजेपी में। पब्लिक अटल वाजपेयी इमोशन बोलते थे पूरा जी। जो लोगों को पब्लिक को इमोशनल बोलना आता है वो अचीव करते हैं। प्रियंका गांधी का सिलेक्शन, वायनाड का सिलेक्शन इस बात की भरपूर मिसाल करेगा, क्योंकि अभी नीट के सवाल उठ रहे हैं। अभी 25-24 लाख जो डॉक्टर्स का फ्यूचर अधर में डाल दिया है, वो सवाल उठने हैं। पिछला व्यापम घोटाला उठना है, शेयर मार्केट का 31 लाख करोड़ उठना है, बाई इलेक्शन 10 में से सिर्फ एक सीट है गाजियाबाद की जिसमें उत्तर प्रदेश में वो काबिज हो सकते हैं, वो उठना है। और एक शख्स बिना संविधान की ओथ लिए बाहर भी आप चले गए, आप माथे पे जरूर लगा रहे थे संविधान, लेकिन उसकी वैल्यू कहां है? बिना बहुमत का असेसमेंट करे, बिना बहुमत लिए हुए आप विदेश कैसे चले गए? तो एलन मस्क ने भी जो कहा है, इसमें एडिशन कर दूं, उन्होंने कहा है, उसने कुछ राय नहीं दी, उन्होंने कहा है कि ईवीएम मस्ट बी इरेज्ड इमीडिएटली, दे शुड फिनिश लाइक एनीथिंग। तो मैं तो इसी पे बात करूंगा। और कांग्रेस के लिए एक मौका है वो कि बहुत बहुत ब्राइट मौका है। आप बताओ, 240 हैं उनकी कम लग रही हैं और कांग्रेस की 99 ज्यादा लग रही हैं, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और बॉल एक बात है कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मनोरमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप अशोक जी ने जो जिस अंदाज में प्रस्तुति दी, और उसके पहले अनिल सिन्हा साहब ने बड़े बहुत ही शानदार ढंग से कह दिया कि ये सही समय पर लिया गया सही फैसला है। मैं स्मरण कराना चाहूंगा, क्योंकि आप महिला हैं, तो वो जो एक प्रियंका का, यदि यूपी में जब वो उतरी, उनको एक मौका मिला था उस चुनाव को, विधानसभा वाले चुनाव को लीड करने का, तो उन्होंने कहा था लड़की है, लड़ सकती है। और फिर बड़ा उसकी एक उपहास उड़ाया गया था जब वो असफल हुई थी। लेकिन अब ये जो चुनाव रहे, इसमें बहुत सारी चीजें प्रियंका गांधी ने बता दी। और अब वायनाड यदि वो फतेह करती है, तो मुझे लगता है, आप शायद स्वीकार कीजिएगा और सभी स्वीकार करेंगे और दर्शक भी कहेंगे ही कि हाँ, अब ये गूंज शायद जब लोकसभा में पहुंच जाएंगी तो गूंज बार बार होगी। तो आपकी टिप्पणी, ये जो पूरा का पूरा है कांग्रेस की ओर से, शायद तो भयभीत होने जैसा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बेचैनी तो हुई, भयभीत शब्द थोड़ा हो सकता है अतिशोक्ति माना जाए, लेकिन बेचैनी तो हो ही गई होगी। आपकी प्रतिक्रिया मनोरमा जी? जी, नमस्कार आप सभी को। और बिल्कुल जो अनिल सर ने कहा
जो अशोक जी ने कहा, मतलब उससे पूरी तरह सहमति रखते हुए मैं उसी दिशा में आगे इसको बढ़ाना चाहूंगी। हम लोग को भी लगा था शुरू में कि प्रियंका गांधी आखिर सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आती है, तब जबकि ये बहुत ही क्रूशियल समय है। तो अब क्या उनके अंदर है, और अब जब पार्टी को नहीं आगे बढ़ करके बचाएंगी, और ये है कि लगातार वो सक्रिय रही हैं, उन पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक दिन अचानक उनको पार्टी में, जैसे डिम्पल यादव या और भी एक जो परिवारवाद का आरोप लगा करके, और एक क्रूशियल टाइम में जैसे होता है कुछ ट्रेजेडी हुई और या कुछ इस तरह का हुआ, तो उम्मीदवार बनाकर परिवार में से किसी को आगे कर दिया गया। हालांकि सबकी बाद में अपनी राजनीति होती है, वो है, लेकिन एक आरोप ऐसा था। लेकिन प्रियंका गांधी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि शुरू से राजनीति में रही हैं और जितना सहयोग वो कर सकती थी अपने निजी स्तर पे उन्होंने किया है। पार्टी में एकदम निचले स्तर पे, कार्यकर्ता के स्तर पे, और कनेक्ट उनका जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब तमाम नेताओं को हम देखते हैं, प्रियंका गांधी की खासियत या खूबी उनको राहुल गांधी से भी अलग करती है। वो राहुल गांधी से भी ज्यादा ग्राउंडेड है, वो राहुल गांधी से भी ज्यादा विनम्र है, राहुल गांधी से भी ज्यादा वो मतलब बिल्कुल हार्श नहीं है। बुरी से बुरी बात का जवाब भी वो बहुत ही तमीज और तहजीब से देती है। मतलब सीखना चाहिए लोगों को कि राजनीति में इस तरह से ऐसी भाषा में जवाब दिया जा सकता। आज जबकि हम शीर्ष से देखते हैं कि भाषा के स्तर पर और इन सब के ऊपर जो है बहुत वो हुआ है। और जहां तक वायनाड सीट का है, तो ये बिल्कुल मतलब एक कांग्रेस की रणनीतिक मैं कहूंगी फैसला है, और सही समय पे सही ढंग से उठाया गया, जवाब दिया गया है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सुरक्षा है कि अब जो भाजपा या एनडीए उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को अब उनका मुकाबला करने लायक जो रणनीति होती है उस वहां के स्तर पर भी वो अब जो है बहुत मजबूती से ये लोग आ गए हैं। और कैसे, जैसे चाहे वो अमेठी में ही आखिरी वक्त तक रिवील नहीं करना कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, फिर आखिरी वक्त में उसको रिवील करना, तो ये तमाम फैसले हैं जो है वो बताते हैं कि इनको रणनीतिक रूप से किस तरफ में दुरूप का पत्ता चलना है और उसकी टाइमिंग क्या होगी, इसको लेकर के ये सचेत हुए, जो कि पार्टी के फेवर में जा रहा है। तो ये भी एक हम लोग कहेंगे कि टाइमिंग के हिसाब से और समय जो है पूरे परिस्थितियों के हिसाब से सही समय पे लिया गया सही फैसला है। उस समय ये भी बात चली थी कि रॉबर्ट वाड्रा को मतलब चुनाव लड़ाने की, और वो कह भी रहे थे कि हमें कोई दे देगा तो मैं लड़ू भी लूंगा, एक दो इंटरव्यू में मैंने सुना था। लेकिन ठीक है, प्रियंका गांधी को ही आना चाहिए था और वो आ रही। और दक्षिण में कांग्रेस को लेकर के जो अभी फिलहाल जो कांग्रेस से जिस तरह से उत्तर भारत जो है जो बड़ा मतदाता वर्ग है वो खिंचा हुआ है, दक्षिण भारत जो है वहां पे स्वीकार्यता लग रही है। अभी भी देख लीजिए, जो है केरल की 14 सीट कांग्रेस के पास है, एक सीट वाम दल के पास है, तो ये वायनाड सीट के साथ 20 में से 15 सीट कांग्रेस के पास होगी, जो तय रूप से। थोड़ी सी बात जो है वो जो अलायंस है उसको लेकर के है कि सीपीएम के साथ जो है वाम दलों के साथ है, और यहाँ पे मुख्य जो प्रतिद्वंदी होगा वो वाम दल होगा। तो ये एक थोड़ा याद देखते हैं कि क्या होता है वहां पे, कौन वो होता है, तो थोड़ी इस चीज को लेके है। लेकिन मेरे ख्याल से अब तक तो चीजें क्लियर हो गई है, वाम दलों को भी पता है कि जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके आधार पर ये फैसला कहीं से भी, मुझे नहीं लगता उनको साथ होना चाहिए इसके, या जो भी है कि ये राष्ट्रीय राजनीति की बात है, यह वहां की बात नहीं है जो केरल का जो वो है। तो ये तमाम चीजें हैं और स्वीकार्यता तो है ही, चाहे वो राहुल गांधी कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है, प्रियंका गांधी की है, साउथ में है, खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में भी आप विधानसभा चुनाव या इन सब में सोनिया गांधी की भी पारंपरिक सीट यहाँ पर से एक थी, और एक अलग तरह का वो रहा था, इंदिरा गांधी का भी एक अलग तरह का अटैचमेंट रहा था यहाँ से। तो ये चीजें हैं और ये फेवर में जाएंगी कांग्रेस के, और आगे जो है इंडिया अलायंस को इससे मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो तमाम मसले कह रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो ईवीएम का हो, चाहे वो, इन सब को उठाने के लिए संसद में एक मजबूत विपक्ष चाहिए। तो राहुल गांधी है ही, साथ में प्रियंका गांधी के आने से एक जो है 1 और 1 11 वाली बात बिल्कुल होगी। हाँ, लोग हो सकता है या भाजपा हो सकता है इसको परिवारवाद और इन सब को लेकर के इस पे हमला वो करे। सवाल मेरा है था आगे बिल्कुल कि वो राग यही अलापा जाएगा कि कहीं परिवारवाद या वो जो विपक्ष बीजेपी इसी को गाएगी, साहब इसी को गाएंगे, या तो बिल्कुल तय है ये तो। जी जी, एक परिवार से जो है, हाँ, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। ऐसा परिवारवाद है तो बहुत सारी पार्टीज हैं जिसके सारे तमाम, यहाँ तक कि अब नीतीश कुमार को देखिए, बात हो रही है कि अपने बेटे को मुख्य राजनीति में लाने की बात हो रही है कि
उनका बेटा भी राजनीति में आएगा और उसकी एंट्री और उसकी विधिवत उसको शुरुआत कराने की बात हो रही। तो जो जिन जिन नेताओं की हम बात करते हैं कि जो बिल्कुल परिवारवाद से अलग रहे थे, उनका भी जो है एक जो घड़ी है उनकी वो परिवार की तरफ से घूम करके आ ही रही है कि वारिस कौन होगा, तो परिवार दिख रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये कोई मुद्दा नहीं है, नहीं रह गया है मुद्दा ये। और प्रियंका गांधी की परिवार छोड़ दीजिए, उनकी अपनी एक पूरी की पूरी वो है, शख्सियत है जो इस और उसका पूरा आधार है। जी जी जी, में लोग इसको समझ रहे हैं और ये इजाफा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इजाफा करेगा, आपने सही कहा। हेमंत सर, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि इसलिए बिहार एक बहुत अहम रोल कर रहा है अभी जो ये मौजूदा सरकार है। हालांकि जो अभी अशोक सर कह रहे थे, अभी तो बहुमत भी सिद्ध करना है। अभी आप वहां बहुमत के पहले आप इटली का दौरा भी कराए और तमाम आपका चल रहा है, वो भी है, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू भी आपके साथ में धड़ा है ही। तो इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में कैसे आप इसको कीजिएगा कि प्रियंका का आप चुनावी राजनीति से संसद में प्रवेश की जो दस्तक है, और संभावनाएं यही है कि ये कोई बहुत कठिनाई शायद वायनाड में आनी नहीं चाहिए, कोई ऐसे कोई अभी समीकरण नहीं दिखते कि जिसमें वो उनको वहां कोई मुश्किलें आएंगी। आपकी टिप्पणी दोनों के संदर्भ में हेमंत सर। धन्यवाद संजय जी। प्रधानमंत्री जी हमेशा संवैधानिक परंपराओं को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। अभी जो आप जो कह रहे हैं, जो वो विदेश दौरे से लौट करके आ गए, चले गए, तो उन्होंने क्या किया? बहुमत तो बाद की बात है, पहले तो वो लोकसभा की सदस्यता की जो शपथ लेनी होती है, वो शपथ ग्रहण कहाँ हुआ है अभी तक? वो तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ जी। हाँ, तो ये सब इन परंपराओं का कितना ख्याल रखते हैं, कितना इनका मान रखते हैं, ये तो बहुत इन चीजों पर बहुत चर्चा हो चुकी है। तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अब रही बात की जो प्रियंका गांधी की जो एंट्री हो रही है और वायनाड से उनको चुनाव लड़ना है, तो मैं समझता हूँ कि एक सही समय पर लिया गया फैसला है। और प्रियंका गांधी में मैं ये देखता हूँ कि वो अपने अतीत को लेकर के जितना संजीदा हैं, वो मुझे लगता है बहुत कम, राहुल गांधी से भी मैं उनको मानता हूँ कि ज्यादा संजीदा हैं। और जब एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो हमेशा इस बात का रट लगाती रहती है कि 70 सालों में क्या हुआ, नेहरू को, गांधी को गालियां देना जिनके लिए एक तरह से उनका रोजमर्रे का रूटीन हो गया हुआ है, तो इसका जवाब वो प्रियंका गांधी बहुत बखूबी देती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार करने के लिए आई, तो उन्होंने वो 1920 चली जाती हैं और वहां से वो जवाब देती हैं कि उनके परिवार ने यहाँ के लिए क्या किया है। वो मंगलसूत्र की जब बात आती है तो बताती हैं कि हमारे परिवार ने इस देश पर अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। तो ये जो अपने अतीत के प्रति जो उनके मन में जो गौरव का भाव है और उस जो इतिहास बोध है उनका, वो काफी उनको समृद्ध, मुझे लगता है बहुत समृद्ध एक नेता बनाता है। और उनमें जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कहीं से भी उनके सामने जो कोई भी है, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी उनकी उस गहराई का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये इसमें देर सवेर की बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही समय पर लाया गया। और समझते हैं कि अगर वो संसद में होंगी तो सरकार के लिए बिल्कुल उनकी बातों का जवाब देना या सरकार से सवाल जवाब करने के लिए जब वो खड़ी होंगी तो ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि 1 और 1 11, तो ये जो 1 और 1 11 वाली जो जोड़ी बनेगी वो मोदी जी की सरकार पर काफी भारी पड़ने वाली है। और ये भी जान लिया जाए कि इस बार की सरकार में यह कोई भी लोकसभा अध्यक्ष बने, किसी की ताकत नहीं होगी कि वह कोई नेता कांग्रेस का बोल रहा हो। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कैमरा जो है वो हमेशा सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के चेहरे पर केंद्रित रहा करता था। ये अब नहीं होने वाला है। आप 150 सांसदों को उठा करके फेंक देंगे बाहर, ये अब नहीं होने वाला है। ये आपका वहां जमकर प्रतिरोध होगा और इस प्रतिरोध की आवाज मुझे लगता है कि सबसे सशक्त आवाज अगर कोई होगी तो वो प्रियंका गांधी के रूप में मुझे दिखाई देगी कि वहां होगी। वो राहुल से ज्यादा मजबूती के साथ वहां पर और ज्यादा गहराई के साथ और ज्यादा तथ्यात्मक ढंग से मुझे लगता है कि मोदी जी को जवाब देने के लिए वहां पर उपलब्ध रहेंगी।
और जो दक्षिण का जो इतिहास है, दक्षिण ने कभी कांग्रेस को, खास करके कांग्रेस परिवार के जो लोग भी उधर गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, इंदिरा गांधी को आप चिकमगलुरु में याद कीजिए, उसके बाद बेल्लारी में सोनिया गांधी को याद कीजिए, वायनाड में राहुल गांधी को याद कीजिए, तो कभी उधर दक्षिण ने इन लोगों को निराश नहीं किया है। तो मैं तो समझता हूं कि शायद अगर कुछ ऐसा ये सीन बने, ऐसा कोई दृश्य बने, तो शायद प्रियंका गांधी का निर्विरोध चुनाव भी वहां पर हो सकता है, अगर वहां जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो सहमत हो कि इनको वॉकओवर दिया जाए। ये मैं अपनी ओर से एक आकलन कर रहा हूँ, इनको एक वॉकओवर दिया जाए। बीजेपी तो कतई नहीं होने देगी ये संभावना। हाँ, बीजेपी नहीं चाहेगी, लेकिन जी हाँ, वो तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ये एक जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसमें मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ मूव अगर हो तो ये अच्छा ही होगा कांग्रेस के और नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो ये मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की एंट्री जो है एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे जो सरकार है, सरकार के लिए प्रियंका गांधी एक चुनौती के रूप में वहां पर संसद में उपलब्ध ये मौजूद रहेंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और वहां एक सशक्त आवाज के रूप में आप देखिए कि जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी मिली थी, भले ही वहां वो सफल नहीं हुई ये संख्या बल के लिहाज से, चुनाव जीतने के लिहाज से, लेकिन उनकी जो पूरी जो धमक थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में सुनी गई, पूरे उत्तर प्रदेश ने इसको महसूस किया। महिलाओं में एक तरह से जो स्वीकार्यता उनकी आई। तो आप इन चीजों को सिर्फ चुनावी अंगणित के लिहाज से नहीं देख सकते हैं कि हाँ आप चुनाव में उतरी, आपने पार्टी को सफलता नहीं दिलाई, आपने पार्टी को जीत नहीं दिलाई, लेकिन जिस एजेंडे को लेकर के वो उतरी थी, वो एजेंडा कोई ये ऐसा नहीं था कि वो आप उसको चलते फिरते रिजेक्ट कर देंगे कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये वाला जो एजेंडा था, ये एजेंडा पूरे नीचे तक गया था, लोगों में ये चर्चा का विषय बना था, और ये आधी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा है ये। तो ये उनको जो उनके सशक्तिकरण का सवाल है, उनके प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये सवाल राजनीति में हाशिए का सवाल नहीं है। ये सवाल आज की तारीख में मुझे लगता है कि बिल्कुल केंद्र में, राजनीति के केंद्र का सवाल है ये। तो ये ये प्रियंका गांधी की जो मैच्योरिटी है, जो उनकी जो गहराई है, वो सोचने समझने की, और इतिहास के प्रति जो उनका जो इतिहास बोध है, वो काफी सशक्त है। और एक ऐसी नेता कांग्रेस को मिलेंगी संसद में जो बहुत ही मजबूती के साथ अगुवाई करेंगी, और जो लोग 70 सालों का सवाल उठाते हैं, मैं समझता हूं कि उनको निरुत्तर करने के लिए अकेले प्रियंका गांधी वहां ये सफल होंगी। वो अकेले ही उनको जवाब देंगी जो लोग 70 साल वाला सवाल उठाते हैं कि देश में 70 सालों में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नेहरू ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो नेहरू को बदनाम करने वाले लोग और 70 सालों पर सवाल पूछने वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता है जो संसद में उनको जवाब दे, बिल्कुल उनके तुर्की जो कहते हैं ना कि जवाब मिल रहा हो, उस तरह का जवाब दी। बिल्कुल बिल्कुल, वो और जवाब वो भी की करके, और वो भी ग्रेस के साथ। प्रियंका गांधी वो आपने वो है, वो बहुत सदा हुआ और संयमित, सदा हुआ और संयमित अंदाज में थी। दिनेश सर, ये जो मूव है, इस मूव से दो तीन चीजें निकलती हैं। एक तो कि बहुत परिपक्वता भरा निर्णय, क्योंकि वायनाड को छोड़ने का निर्णय निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लिया, कांग्रेस के लिए बड़ा कष्टकारक होगा, लेकिन ये बैलेंस हो गया कि अब आपने प्रियंका गांधी को वहां भेज दिया। लेकिन राहुल गांधी की जिम्मेदारी अब कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं ऐसा देखता या सोचता हूं, क्योंकि अब हाँ, वो अगर दक्षिण प्रियंका है तो उत्तर राहुल गांधी को संभालना है, ऐसा निकलकर साफ आता। और खासकर यूपी में जो एक खोया हुआ पूरे का पूरा आपका जमीन थी, उसको तलाशने का क्रम, आपकी प्रतिक्रिया दिनेश सर? अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और देरी के आने का खमियाजा यही है, मुझे भुगतना है कि मुझे सबसे बाद में बोलना है। कारण बड़ा स्पष्ट है, मेरे पास आज ब्लैकआउट है टाउन में, तो इसलिए सडनली ये लाइट का इशू हो गया। तो मुझे अभी मैं जुगाड़ के साथ ही आपके सामने हूँ, कब चला जाऊंगा मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, मुझे पहले क्षमा कीजिएगा, मैं आपको लास्ट में बोलूंगा, क्षमा कीजिए। अच्छा, तो अभी जो परिस्थितियां हैं जिसमें हम 1+1 11 कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया आपने आज एक मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया है। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। प्लीज।
ये जो इस वक्त सत्ता की दौड़ में उलझे हुए हमारे सुल्तान है ना, मैं इनको सुल्तान इसलिए कहता हूं क्योंकि ये संविधान और लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ये और इनके शायद संपर्क टूटा है, बहुत मेरी आवाज आ रही है संपर्क क्या? टूट गया है, मुझे लगता है। जुड़ गए मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि परिस्थितियां जो जैसी भी थी, पहले जब राहुल गांधी वायनाड गए तो शोर मचाना शुरू किया कि यूपी से भाग गए, अमेठी से भाग गए, रायबरेली से भाग गए। अब जब वायनाड उन्होंने छोड़ा तो ये शोर शुरू हो गया कि वायनाड से भाग गए। लेकिन कुल मिलाकर ये हम पहले भी एक बार चर्चा कर रहे थे संभावनाओं को, जब ये परिणाम आए थे कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ सकते हैं, तो उस वक्त बड़ा स्पष्ट तौर पर हमने ये एक निष्कर्ष निकाला था कि राहुल गांधी को रायबरेली से ही जाना चाहिए और वायनाड में प्रियंका जी को वहां पर चुनाव में उतारना चाहिए। और उसके कारण भी बड़े स्पष्ट थे, क्योंकि यूपी में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, उस सारे माहौल में राहुल गांधी का यहाँ पर रहना बहुत जरूरी था, ताकि यहाँ पर कांग्रेस को और अधिक सपोर्ट किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। एट द सेम टाइम वायनाड में भी प्रियंका के अलावा किसी और को भेजना तर्कसंगत बिल्कुल नहीं होता। वहां पर उनको भेजकर बहुत सही निर्णय लिया गया है और अप्रिशिएबल भी है। अब बात आती है कि इनके वहां लोकसभा में बैठने से क्या होने वाला है। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी करीब करीब 4 लाख वोट से वहां से जीते हैं और प्रियंका गांधी इस रिकॉर्ड को तोड़कर वहां जीतेंगी। वो 4 लाख से कहीं ज्यादा फर्क अंतर से, मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगी। ये जो चर्चाएं वहां के लोगों के साथ हम अक्सर करते हैं, तो उससे ये परिणाम, क्योंकि शी इज वेरी अफेक्शनेट लेडी और वो लोग बहुत प्यार पहले से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी उनको सडनली बोल दिया गया कि राहुल जा रहे हैं। उनको शायद पहले से एहसास था कि राहुल अगर वहां से भी जीतते हैं तो डेफिनेटली यहाँ प्रियंका आएंगी, और इस बात का शायद पहले उन्होंने कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे कर दिया था, चाहे वो इशारों में ही रहा हो। अब जो दुविधा इस वक्त सत्ताधीशों के आसपास घूम रही है वो ये है कि अगर ये महिला आती हैं, क्योंकि ये महिला प्रियंका जी जो बात करती हैं वो ओछी बात नहीं करती, जो कि हमारे जो सत्ताधीश हैं ये करते हैं। इनसे आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल सुन सकते हैं और किसी भी बात का ये उतना उस लेवल तक गिर सकते हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। और हैरत की बात यह है कि पब्लिक मीटिंग्स में ये इस तरह की बातें कर जाते हैं जो शायद आम भाषा में अनपार्लियामेंट्री भी टर्म किए जा सकती हो। लेकिन और यही कारण है कि इनका जो ये 400 पार का जो स्लोगन था, जो जिसको लेकर ये बड़ा शोर मचा रहे थे, इस कदर धाराशायी हुआ। अब इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ यह है कि कांग्रेस 99 कैसे हो गई। ईवीएम, वहां महाशय बैठे हुए हैं, एक वो बोल रहे हैं कि ईवीएम की जांच करवाई जाए। अरे भैया, अगर ये 99 की जांच होनी है तो वो 440 की 240 की भी होनी है। तो कुल मिलाकर अब ये बहुत बढ़िया कहा सर ने, हेमंत सर ने भी, कि ये जो चीज है ईवीएम नाम की जो बीमारी है, इसको देश से निकाला जाना बहुत जरूरी हो गया है। अभी भी डिस्पाइट ऑल दीज रिजल्ट्स व्हिच आर अगेंस्ट बीजेपी, अभी भी इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दी जा सकती कि ईवीएम के साथ। तो इस बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है और इस वक्त क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग है और स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर काम किया जा सकता है। अब बाकी के मुद्दे जो हम अभी डिस्कस करते रहे इलेक्शन से पहले के अग्निवीर, महंगाई और ये वो सब मुद्दे, इस इलेक्शन में इन मुद्दों के साथ साथ ये नए जो इलेक्शन के रिजल्ट के 2 दिन आगे पीछे जो ड्रामा हुआ है, चाहे वो शेयर मार्केट का हुआ और उसके बाद ये महाशय अभी विदेश दौरे पर निकल गए, ये सब चीजें भी सामने आने वाली हैं।
इन चीजों के मैं अभी शब्दों की गहराई पर हम बात कर रहे थे कि बहुत गहरी बातें करती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा जो उनकी खासियत है वो ये है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होकर बात करती हैं। जब वो स्टेज से बात करती हैं तो अपनी बात को समझाते हुए बात करती हैं। वो हवाई बातें नहीं करते और उनकी बातों में शालीनता है और संस्कार है। और ये चीज जो है ये हम हमारे इन सुल्तान और उनके लोगों में देखते नहीं है। वो कुछ ही बोल देंगे। अभी नड्डा जी ने तो आरएसएस के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। तो ये सब चीजें हैरत करने वाली है कि हार मतलब हजम नहीं होती, और जब हार हजम नहीं होती तो भैया काम अच्छे करो ना। जब काम अच्छे आप कर नहीं सकते, देश को आप बरगला रहे हो, उसको आप भूल भैया में डाल रहे हो, उसकी इमोशंस के साथ खेल रहे हो, लोगों को आप किस शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, है ना दिनेश सर? नेटवर्क कुछ शायद समस्या कर रहा है। इन चीजों के साथ ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त मुद्दा यह है कि सोनिया गांधी का लोकसभा में आने से क्या होगा। लोकसभा में आने से कांग्रेस स्ट्रांग होगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके लिए एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा जो आज तक इन्होंने फेस नहीं किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ शायद मेरे पास समस्याएं हैं आज कनेक्टिविटी। कोई इशू नहीं। मैंने इसलिए आपसे क्षमा याचना की, मैं विलंब से आ पाया, क्षमा चाहूंगा। वो जो आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी, आपके मुंह से सोनिया गांधी निकल के प्रियंका जी के आने से निश्चित तौर पर ना केवल कांग्रेस की ताकत वो पहुंचती है लोकसभा में तो बढ़नी है, बल्कि इंडिया अलायंस और एक अलग किस्म का जो विपक्ष का जो धमक है, उस धमक में और एक महाधमक का सा हालात बनेंगे, स्थितियां पैदा होंगी। मैं अनिल सर आपसे लेकर और सभी से एक सवाल करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मूव अब क्या कुछ संभावित देखते हैं, खासकर वायनाड को लेकर? मैं ऐसा शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो एक मुकाबला हमने अमेठी में देखा, दो बार जो हुआ है वहां, 3 बार इनफैक्ट, कि वहां 2 बार जो राहुल गांधी वर्सेस जो मोदी जी के बड़े प्रिय पात्रों में शुमार रही स्मृति ईरानी, तो क्या कुछ वैसा कुछ सीन आप संभावनाएं देखते हैं? हालांकि उनकी जो हार है अमेठी की बड़ी खतरनाक रही है, लेकिन कांग्रेस जो भी हेमंत सर कह रहे थे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। तो दोनों चीजों पर कि एक तो क्या भाजपा का मूव संभावनाएं आप देखते हैं, और क्या मुकाबला वहां ऐसा पाते हैं कि प्रियंका वर्सेस स्मृति ईरानी जैसा कोई मुकाबला हो जाए? क्या कहेंगे? हाइपोथेटिकल है, हालांकि बहुत दूर है अभी उस घोषणा होनी उपचुनाव की, काफी पानी बहना है अभी, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सवाल। नहीं, देखिए क्या है, ये मुझको लग रहा है क्या कि बहुत ही अपरिपक्व, जिसको कहते हैं इमैच्योर मूव होगा। ऐसा वो नहीं, इतना मतलब बीजेपी को आप इस तरह का मत आंकिए, इतने मतलब बेवकूफ शब्द थोड़ा ज्यादा हार्श होगा, लेकिन वो इतनी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। वो देखिए, अब जो उनमें असल में कंटेंट नहीं था, पॉलिटिकल कंटेंट, मतलब ड्यू रेस्पेक्ट उनके औरत होने की के बाद में भी जो पॉलिटिकल कंटेंट होता है, जो डेमोक्रेटिक कंटेंट होता है, जो एक ही आप कोई भी अगर राजनीति में, इवन मैं उसमें सुषमा स्वराज थी ना, बेल्लारी मुकाबला जी, बेल्लारी। हालांकि लोग उसके बारे में ध्यान नहीं देते। सुषमा स्वराज एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आई थी, समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और जो एंटी कांग्रेस मूवमेंट था, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, उस पीरियड से निकली हुई थी। वो कोई आरएसएस की प्रोडक्ट नहीं थी। ये तो आरएसएस की है या नहीं, मतलब उनका क्या बैकग्राउंड रहा उस तरह का उतना मालूम नहीं मुझको, लेकिन इनका बैकग्राउंड बहुत ही सतही किस्म का है, जिसका राजनीति, चूंकि ये काम बीजेपी ने और बाकी पार्टियों ने भी किया है, लेकिन ये करते रहे जिसमें कि जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिल्म स्टार्स और ये, मैंने ये कहता कि आप राजनीति में मत आइए, लेकिन राजनीति में आपकी रुचि होनी चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को राज्यसभा इनके लिए ठीक है कि आप दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, इन लोगों को अगर राज्यसभा में भेज देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हेमा मालिनी है, अब बताइए कि हेमा मालिनी का क्या पॉलिटिकल वैल्यू है, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? एक एक्ट्रेस के रूप में बहुत ही चर्चित रही है,
धर्मेंद्र की पत्नी भी है, दोनों बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं हिंदी सिनेमा के। लेकिन ये आप जरा देखिए कि धर्मेंद्र और गो दोनों, या बाद में सनी देओल, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये पॉलिटिकल, शत्रुघ्न सिन्हा को मानेंगे क्या पॉलिटिकल? शत्रुघ्न सिन्हा को इसीलिए कहूंगा, मतलब कुछ नंबर आप दे सकते हैं कि कम से कम वो राजनीति की बातें समझते हैं, उसको कर लेते हैं, और जो राजनीति की भाषा है वो समझते हैं। इसीलिए मुझको नहीं लगता कि स्मृति ईरानी को वहां ले जाएंगे। वो वहां पर वो कोई ऐसा कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे जिसमें कि वो एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड का एक कॉमनल पोलराइजेशन के बारे में कम से कम उसका फायदा उठाए न सके ना सके, लेकिन कॉमनली चार्ज इलेक्शन हो, ताकि इसका देश के बाकी हिस्सों में प्रभाव हो। मैं मानता हूं ये कि अभी जो बीजेपी के पास या आरएसएस का गेम प्लान यही है कि लोगों को कॉमनल ये में फंसाया जाए, ताकि 5 साल निकल जाए आसानी से, और दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए देखेंगे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं शुरू हो गई हैं, उसके बाद और सारा जो अटैक है, वो जिहाद, ये ये क्या मजार जिहाद कहते हैं उसको उत्तराखंड में। और आप अगर देखेंगे अभी घर वापसी के बारे में भी मैं एक खबर देख रहा था कि गोरखपुर में जो गए भागवत, तो उन्होंने कहा क्या कि जो धर्मांतरण पर नजर रखिए, और जो लोग वापस आना चाहते हैं अपने धर्म पे में, उनको जो है, जागरण की खबर है, मैं उसको जानता नहीं कि कितना, क्योंकि जागरण एक बहुत ही डिविसिव अखबार है, इसीलिए उसके बारे में कहना मुश्किल है कि सच लिखा है या अपने मन से लिखा है। लेकिन हो सकता है अगर सच है तो वो चाहते हैं कि घर वापसी के मुद्दे, मॉब लिंच मतलब गोहत्या के मुद्दे, जिहाद, लव जिहाद, इस सब टाइप का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को पोलराइज किया जा सके। और जो लोग, जो नैरेटिव बन गई है अभी बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेहतर लोकतंत्र के खिलाफ, वो भी बनी है, उसका माहौल बना है, तो वो जो है उसको वो डिफीट करने के लिए उनके पास कोई, देखिए आरएसएस, या भी लास्ट लाइन कहूंगा मैं, आरएसएस बीजेपी के पास कोई कंटेंट नहीं है 25 साल से। मतलब मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि मैं बार बार उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनके दस्तावेज देखता हूँ। 1925 से आज तक उनके ये में कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई संगठन इतना, क्या कहते हैं, जड़ संगठन जो है, जो इतना इनर्ट, एक तरह से एक पत्थर की तरह पड़ा हुआ है, जिसमें कि कोई हरकत ही नहीं होती है, वो मान कर चला है कि ऐसा ही चल सकता है, ऐसा संगठन हमने नहीं देखा है। तो वो वही है। कोई आपको 1925 के उनकी किताबें पढ़ लीजिए और अभी उनके पढ़ लीजिए, आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। और यही वो 5 साल और करना चाहेंगे, ताकि मोदी जी को गद्दी से उतारने का मौका लोगों को ना मिले। लेकिन मैं लास्ट लाइन कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपना मतलब रख रही है चीजों को आगे, तो ये सरकार पूरा 5 साल नहीं कर पाएगी और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। तो वायनाड का इस्तेमाल कॉमनल पोलराइजेशन के लिए करेगा। अब आना शुरू हो गया गोदी मीडिया में कि धर्म काटा, एक चैनल पर मैं देख रहा था, और उसमें है कि कैसे 45% जो है मुसलमान है वहाँ, 13% क्रिश्चियन है, और कितना, और 45% हिंदू है। तो मतलब वो हिंदू अल्पमत में है, और इसीलिए वो सीट उस सीट को चुना गया है। ये सब बातें आने लगी है, तो ये कॉमनल पोलराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज पॉइंट मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं चाहता हूँ रखूं प्लीज। वो ये है कि मतलब ये जो कि शायद मेरे क्या मतलब हेमंत जी ने प्रस्ताव किया कि उनको निर्विरोध चुनने की बात, तो ये मैं गलत मतलब गलत स्ट्रेटजी होगी। अपोजिशन स्पेस उसको मत दीजिए, आप खुद में फाइट करिए। बीजेपी को अपोजिशन स्पेस भी मत दीजिए, वो थर्ड पार्टी ही रहे पूरी राजनीति में। ये मेरा शुरू से मानना है। ये गलती जो है ममता बनर्जी कर रही हैं बंगाल में, और कई जगह ये गलती होने के चांसेस रहते हैं। कहीं नहीं कोशिश करिए, ये गलती सुधार ली इसने, क्या कहते हैं, अपने अखिलेश और इन लोगों ने।
फाइट में आप दो और जैसे है बीएसपी है रहने दीजिए, तो कोई सेकुलर संगठन कहने के लिए भी सेकुलर हो वो भी ठीक है, लेकिन इनको स्पेस मत दीजिए, अपोजिशन स्पेस, आपस में ही फाइट करिए, दोनों स्पेस आपके पास रहना चाहिए। कम्युनल पार्टीज को कोई स्पेस नहीं मिलना चाहिए, मार्जिनलाइज करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है लेफ्ट भी शायद ऐसे नहीं छोड़ेगा, और बाकी भारतीय जनता पार्टी जो आपने कहा, और पोलराइजेशन निश्चित तौर पर ये चल रहा है जो आप कह रहे हैं कि वो मॉब लिंचिंग का दौर भी शुरू हो गया है, बाकी भी कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा यदि फोकस्ड है बीजेपी का, तो वो दिखता है कि पोलराइजेशन को और कितना एक्सट्रीम पर ले जाए। अशोक सर, आपकी टिप्पणी जो मेरे सवाल। अशोक सर, क्या सुन पा रहे हैं मुझे कि कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, मुझे लगता है नेटवर्क में समस्या है। मनोरमा जी आप बोलिएगा, फिर हम अशोक जी जुड़ते हैं, वैसे ही उनसे सवाल करेंगे जी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। अनिल सर कह रहे थे ना, उसमें बस मैं ये बता रही हूँ कि स्मृति ईरानी के नाना जी जो थे वो शाखा में जाते थे, तो एक बैकग्राउंड उनकी शाखा की है। और दूसरा ये है कि एक और बात में थोड़ा सा और जोर दे रही हूँ, वो कि जो एक्टर्स हैं, साउथ इंडिया बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हैं कि जो एक्टर्स हैं यहाँ पर, यहाँ के अभिनेता जो है यहाँ की राजनीति को रूल करते हैं। और सुरेश गोपी जो एक सीट मिला, वो भी एक बड़ी भूमिका उनके जो है फिल्म स्टार होने की है फिल्म। और देखिए उनका कमिटमेंट, देखिए मंत्री पद ठुकरा करके वापस वो त्रिशूल में है कि बस सांसद बनना है और त्रिशूल के लिए काम करना है। तो एक फर्क देखिए आप, जो नॉर्थ में या मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जाते हैं और जो साउथ के जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो अगर पॉलिटिशियन बनते हैं तो टुवर्ड्स लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है, इसलिए उनका पॉलिटिकल करियर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो उसको लेके बहुत गंभीर होते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है ये भी। और स्मृति ईरानी जो है उधर नॉर्थ से ही आती है, ठीक है। तो अगर इनको खड़ा ही करना होगा, अगर इनको खड़ा ही करना होगा तो साउथ के किसी हीरो को खड़ा कर देंगे वायनाड में, ये हो सकता है स्ट्रैटेजी के तहत। भाजपा अगर खड़ा करना है इसको तो ये वो जो कह रहे हैं वो बड़ा इत्तेफाक। अशोक सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक सर, आवाज आ रही है आप तक? अशोक सर, सुन रहा हूँ। हाँ, जी, मेरी आवाज आई? तो वही टिप्पणी की जी, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आप बीच में फ्रीज हो गया था, इसलिए मैं मनोरमा जी की बात किया था। आपकी इसी पर टिप्पणी की, क्या मूव बीजेपी की ओर से अब वायनाड में संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ होगा कि प्रियंका को जितना भी, जहां जो हालात बहुत कठिन और मुश्किल भरे होंगे, लेकिन क्या कुछ मतलब कि कितना उनको वहां कह लीजिए कि परेशान किया जाए, उस तरीके से देखें तो क्या आपकी टिप्पणी होगी अशोक? मुझे लगता है शायद अशोक सर का फिर फ्रीज हुआ है, वीडियो फ्रीज हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है। अभी आया आगे। जी, सुन पा रहे हैं अशोक जी? मुझे सुन पा रहे हैं आप? फिर मुझे लगता है कोई नेटवर्क की समस्या है जहां है ना। हेमंत जी, आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। संजीव जी, मैं जो अभी अनिल सर जो कह रहे थे, मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ। बिहार में देखिए कि बिहार में एक जो देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनका जो बयान था कि मैं यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। कुछ लोग इसको बहुत लोकलाइज करके देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो पूरा मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का जहर जो उगला, उसी की कड़ी में मैं इसको देखता हूं। और उसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि जो गिरिराज सिंह का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अरे देवेश जी को तो बहुत बाद में ये बात समझ में आई, हम तो कितने दिनों से कह रहे थे कि देखिए मुसलमान हमको कोई वोट नहीं देता है। तो ये जो पूरे देश में इस बार जो ये इनकी जो तीसरी पारी शुरू हुई है, इसमें इनकी कोशिश होगी कि पूरे देश में एक सांप्रदायिक माहौल, पूरा सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, उसमें गोकशी का मामला हो, उसमें लव जिहाद का मामला हो, उसमें खास करके बिहार में यादवों और मुसलमानों को कॉर्नर करने का एजेंडा ये लोग चलाएंगे। देखिए, और ये इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर बिहार का जो पूरा आंकड़ा है उसको देख करके ये बात है कि ये इस बात में ये सफल रहे हैं कि उस इलाके में और स्ट्रेटेजी के रूप में गलती हुई है, और इसको सुधारने की जवाबदेही अभी जो एक उपचुनाव होने जा रहा है पूर्णिया के रुपौली से, जहां बीमा भारती उम्मीदवार होंगी आरजेडी की ओर से,
तो मैं समझता हूं कि ये वाला जो एंगल है इसको, क्योंकि ये धार्मिक आधार पर भी और जातिगत आधार पर भी ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। और बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश में यादवों और मुसलमानों को कैसे कॉर्नर किया जाए, ये इनकी स्ट्रेटेजी होगी, ताकि दो लेवल पर तो ये आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं है। ये एक नए किस्म का नए प्लान पर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया में तो पूरा भरा हुआ है, 2-4 दिनों से ये लगातार ये सब चीजें आ रही है कि अब मुसलमानों का, उसके बाद ईसाई का, इन लोगों का ये पूरा गणित बताना कि कौन कहाँ कितना है, धर्म घाटा का जो सवाल है वो सब, ये सब चीजें लेकर के लव जिहाद वाला मामला जो है उसको लेकर के, तो ये चीजें ये ऐसे ही नहीं है। जब जो नीचे में जो पूरा एजेंडा सेट किया जाता है, जो OIT सेल को दिया जाता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और ये एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसके पीछे मकसद यही है कि आप एक तरह से धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करें, और कुछ खास हिंदी पट्टी के राज्यों में यादवों और मुसलमानों को कॉर्नर करें जो आपके खिलाफ वोट करते हैं उनको। और देवेश चंद्र ठाकुर से लेकर के और ये गिरिराज सिंह, इनका जो बयान है ये बहुत खतरनाक है, और ये उसको लोकलाइज रूप में और सिर्फ इस रूप में कि उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल वो प्रधानमंत्री जी के एजेंडे पर चलते हुए, प्रधानमंत्री जी धार्मिक आधार पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, ये यादवों और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरा माहौल इस देश में मुझे लगता है कि इस तरह की बनाने की कोशिश होगी, और ये 5 साल निश्चित रूप से मैं सहमत हूं कि इसी रूप में गुजार लेने के लिए ये लोग कोशिश करेंगे कि इसी रूप में निकल जाए, कोई जवाबदेही फिर से नहीं हो, कोई जवाब देने की जरूरत ना हो। जी बिल्कुल ठीक। अशोक सर, अब आपकी आवाज मतलब मुझे लगता है शायद प्रॉपर है, मुझे लगता है, तो आपकी फाइनल एक टिप्पणी होगी फिर मैं। जी आ रही आवाज, जी जी। मैं बहुत अनिल जी ने बहुत साफ गोई से बात कही, मनोरमा ने भी कही। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मैं बस एक ऐड करूंगी संजीव जी अशोक सर के पास थोड़ा सा। हाँ ठीक है जी जी जी। हाँ अशोक सर, क्या आप कुछ फिर फ्रीज हुआ है मुझे लगता है फिर? तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, इनसे आप बहुत बड़ी तवक्को, अब आई? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, इनसे बहुत ये तवक्को मत करिए। आप बहुत, जो विरसा है कांग्रेस का, जो हेरिटेज है, वो रिप्रेजेंट करेंगी। प्रियंका गांधी नेहरू जी के नाम से जो अटैक होते थे उसको रिप्रेजेंट करेंगी, उसका जवाब देंगी। और वो एक महिला है, मिनिस्टर हल की बातें कर रहे थे। मैं एक छोटी सी बात करता हूं कि एक मिनिस्टर है हमारे हलके में आते हैं, उन्होंने अखिलेश के लिए इतनी घटिया बात कही। वो मुलायम सिंह ने सिपाही थे, अपने साथ भर्ती किया और MP भी बना दिया, फिर BSP में चले गए, फिर भी अभी मिनिस्टर है सरकार में। वो बकरियां चराते थे, बन गए, और उन्होंने अखिलेश पर ऐसी टिप्पणी, लोग रहेंगे वहां, उनको रोकना चाहिए और पता कर लीजिए। तो मैं तो ये बात सिर्फ ये कहता हूं, वो फारसी का एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, मनोरमा ने बहुत अच्छी बात कही, नेहरू को रिप्रेजेंट करेगी, विरसे को रिप्रेजेंट करेगी प्रियंका गांधी। जो विरसा खो गया था उसको रिप्रेजेंट करेगी, शालीनता को करेगी, महजब पने को करेगी, पढ़े लिखे होने को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत सी, मुझे लगता है आज बहुत नेटवर्क की बड़ी समस्या है अशोक सर से। मनोरमा जी आप कुछ कहीं अर्ज कर रही थी, आप फरमाइएगा। हेमंत जी जो कह रहे थे वो सही बात की, बीजेपी बहुत पहले से काम करना उस पर शुरू कर देती। पहली बार है कि ये मंत्रिमंडल जो है, मोदी का तीसरा मंत्रिमंडल बिल्कुल मुसलमान मुक्त है ना। और उसके बाद लेकिन जब केरल की बात हम करते हैं तो आप देखिए जॉर्ज कुरियन को उन्होंने इंक्लूड किया है, जो वहां पे उस बीजेपी के एक माइनॉरिटी क्रिश्चियन फेस था। तो अभी क्या हुआ कि केरल में जो है क्रिश्चियंस जो है वो बीजेपी के तरफ में वो हुए, खासकर त्रिशूर वाला इलाका जो है, जहाँ की जो कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियन, वो हाई कास्ट रैंक के हिंदू थे जो हुए थे, जिसमें जैसे अरुंधति रॉय और उनका भी परिवार उसी से बिलोंग करता है, जो हाई कास्ट हिंदू से क्रिश्चियन बना हुआ उनकी माँ का जो परिवार था। तो ये है, तो ये इसको आप देखिए, इसको एड्रेस करने के लिए पहले ही जो है मुसलमान नहीं है, लेकिन केरल के जॉर्ज कुरियन जो है वो मंत्रिमंडल में।
और त्रिशूर जो है वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 49% है और सॉरी 20% है, 49% है, मुस्लिम जो है वो 20% है, क्रिश्चियन जो है वो 20 समथिंग है करके। तो आप समझ सकते हैं कि एक उस तरह से जो है उसको टारगेट करने के लिए, उसको सेट करने के लिए कि 20% हिंदू में से आते हैं और इधर हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी को अपनी तरफ करते हैं, तो मुसलमानों को साइडलाइन कैसे किया जा सकता है। तो ओवरऑल केरल में भी इनकी राजनीति उसी तरफ में सेंटर हो रही है कि हिंदू के साथ क्रिश्चियन को मिला लेना है, मुसलमान को साइडलाइन करना है। इसलिए टारगेट सिर्फ, अब देखिए अब चर्च वाले मामले जो है दब गए हैं और सारे उस तरह के मामले दब गए हैं, जो सिर्फ जो मुसलमानों से रिलेटेड इश्यूज हैं, उस चाहे जिहाद का हो, ISIS में भर्ती होने वाले के लिए फिल्म, एक प्रोपेगेंडा फिल्म बननी हो, सब कुछ। तो बस मैंने एड ऑन किया, हेमंत जी ने जो कहा कि वो जो रणनीतिक रूप से वो बहुत आगे होते हैं, बहुत पहले से सोच कर करना शुरू कर देते, तो उसकी शुरुआत आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक सर, आप सुन पा रहे हो तो आप वो जो आप एक शेर सुनाने वाले थे, मैं एक टिप्पणी आखिरी ले लूंगा अनिल सर से, एक दो लाइन की, आप जल्दी से करिएगा। तो मैं अशोक सर, आप सुन पा रहे हैं? आवाज है, पहुंच रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी जी नेहरू जी को रिप्रेजेंट करेंगी, उन पर जो सवाल खड़े किए जाते थे उसका जवाब देंगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बंद बाबश कहते हैं पिंजड़े को फारसी में, बंद बाबश, दूर गुलशन और जख्मी बालों पर हिम्मत परवाज फिर भी आजमाना चाहिए। तो हम किसी को कंपेयर मत करिए, लेकिन प्रियंका गांधी को राहुल से कंपेयर मत करिए, वरना दूसरी तरीके के सवाल खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत नेटवर्क ने समस्या की, आपको सुनने में थोड़ी कठिनाई हम लोग को भी हुई, दर्शकों को भी। अनिल सर, जो ये बात है, बंटवारे की बात है, क्या अब ये जो चल रहा है, बहुत समझ रहा है देश ने, बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्या संभावनाएं अब देखते हैं केरल में जो बंटवारे की बार बार बात करते हैं, बट जाएगा वोटर जो क्रिश्चियन वाला या क्रिश्चियन और मुस्लिम को कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ आप देखते हैं, पाते हैं क्या? फाइनल वर्डिक्ट आपका? नहीं, इस बार डिफीट हुआ है और वायनाड इस मामले में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की जगह है, मानता हूं मैं। इसीलिए कि देखिए, एक बात है, अभी मैं हर सेकुलर हिंदू से चाहता हूं और मेरी मतलब उम्मीद होती है वो मुसलमान के साथ खड़े हो डट करके, वो इफ बट ना करे, मतलब वो जो है। इसीलिए अगर वायनाड से चुनाव लड़ती हैं ऐसे समय में, जबकि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बारे में इतनी बातें होती है और मुसलमान उनको वोट दे करके जिता रहा है, ये एक बड़ी बात है भारतीय सेकुलरिज्म के लिए। और इसको मजबूती से रखना चाहिए कि ये जो है हर समाज को, मतलब इसको जोड़ने वाली चीज है और इसको रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसलिए वायनाड एक तरह का एक्सपेरिमेंट के लिए भी एक लेबोरेटरी है एक तरह से, जिसमें कि आप हिंदू मुस्लिम डिवाइड को आप ट्रांसेंड करते हैं, उससे आगे निकलते हैं, और ये जरूरी है। इसीलिए जो है अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से मार्जिनलाइज किया है 10 साल में मुसलमानों को, और जिस तरह से उनको दीवार में, जिसको कहता है ये कर देना, वहां पहुंचा दिया है उसने। उस समय ये जरूरत है इस बार इस नैरेटिव को डिफीट करना कि मुसलमान का वोट पाना या मुसलमान के साथ खड़े होना है, उसकी बात करना कोई कहीं से भी मतलब गलत नहीं है, और ये कमजोरी हम नहीं दिखाएंगे, ये आपको बताना होगा। और ये उसने दिखाया कि प्रियंका गांधी, मतलब राहुल गांधी वहां से लड़के गए थे और अभी प्रियंका गांधी जा रही हैं। तो ये जो सेकुलरिज्म की जो ये है नैरेटिव है, उसको मजबूत करता है ये डिबेट। और उसको देखिए, उसी हिसाब से उसको हम लोगों को भी बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, अब जनता चीजों को समझ रही है और जो डिवाइड एंड रूल है वो टूटता नजर आता है। मैं ये बहुत शानदार चर्चा के लिए अशोक सर, आपका, अनिल सर, मनोरमा जी, और हमारे साथ जुड़े हुए थे हेमंत जी और साथ साथ दिनेश कुमार साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा एक जानदार चर्चा के लिए, हमारे दर्शकों तक बहुत एक ऐसी चीजें पहुंचाने के लिए जो सच है और जो कहीं ना कहीं भावी जो एक देश की राजनीति जिस ओर बढ़ रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमारे जो वक्तागण थे, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, वो यही उनकी ओर से राय निकल कर आई कि अब देश डिवाइड एंड रूल वाली जो शैली है उस पर चलने को तैयार बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। वो जो एक नैरेटिव था या बनाने की कोशिश होती है, उसको तोड़ने और उसके टूटने का क्रम शुरू हो चुका है। और जो भी 2024 में जो एक वोटरों ने जो परिपक्वता दिखाई, जो जनादेश दिया, उसमें इसकी भाव परिलक्षित होते हैं। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।
हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।